हेलो बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 का इतिहास की जो बुक है, हमारी अतीत वाली जो बुक है आपकी, उसका अध्याय 3। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आता है। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में चाहिए सभी विषयों की, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी क्लासेस डिटेल में आपको पढ़ाई जाती हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाती हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाता। जो चीज़ समझानी है वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबा के रखते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर आरंभिक नगर। हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं आरंभिक नगर कैसे थे, वहाँ पे नगर उनके कैसे थे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी चैप्टर लास्ट तक अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, दो दोस्त हैं, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत हैं, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे क्या कहते थे, भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी मतलब उस पर लकड़ी के ऊपर जो खोद कर बनाया जाता है आकार प्रकार। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने में के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है हो सकता है। अब यही यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में कि क्यों पुरानी चीज़ों से लगाव है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी में देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यानी कि जब पंजाब में, आप सभी को पता है, अंग्रेज जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, तो वहाँ पे उनको जब रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब वहाँ पे ज़मीन को खोदा गया, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ पे उनको क्या मिला, उस खुदाई के नीचे हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में अब है। आप सभी को पता, पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उसका लाभ उन्होंने उठाया। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस हड़प्पा की खुदाई में उनको ईंटें मिली थी। ईंटें वो अपने रेलवे लाइन के यूज के लिए उखाड़ ले गए, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो पुराने मकान थे हड़प्पा सभ्यता के, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। सोच लीजिए कितनी पुरानी इमारतें थी, उस समय भी ईंटें थी, इतना डेवलप थे उस समय के लोग। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। वो काफ़ी कहानियाँ बताते हैं, पुराने ज़माने के लोग कैसे सोचते थे, कैसे क्या क्या चीज़ें उनको आती थी, सारी चीज़ें हमको उन्हीं से पता चल सकती हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? जो पुराने हड़प्पा सभ्यता में नगर पाए गए थे पुराने, उनकी विशेषताएं क्या थी? अब इसको देखिए। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यानी कि जो उस क्षेत्र में जो विशेषताएं नगरों की थी, उनको दो भागों में बांटा गया था, दो हिस्सों में, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम भाग अक्सर छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचाई पे हुआ करता था, ठीक है। और पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। यानी कि जो चारदीवारी थी, बाउंड्री थी, वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, जिससे बाहरी चीज़ों से सुरक्षा हो सके नगर की। और जो पूर्वी एरिया था वो थोड़ा सा निचला था, और जो पश्चिमी एरिया था वो थोड़ा सा ऊंचा था। इसको नगर दुर्ग कहा गया, और इसको क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, ठीक है। इन ईंटों
इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। अब समझ लीजिए कि आजकल की जो ईंटें आती हैं वो 10-15 साल बाद धीरे धीरे जाके कम होने, मतलब वो पतली होने लगती हैं, क्षय होने लगता है उसमें। लेकिन जो 4,700 साल पुरानी ईंटें हैं, इतनी अच्छी तरीके से पकाई गई थी वो, कि अभी तक वो जैसे की तस थी। ठीक, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। उसको इस तरीके से जोड़ते थे, चिनाई का मतलब होता है जोड़ना, इस तरीके से जोड़ के दीवार बनाते थे कि वो काफ़ी मजबूती से खड़ा रहे। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं साइड में, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थानों यहाँ पे स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, जिसको बाट मतलब जिससे वो वजन तौलते थे, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मिली थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ठीक है, सोच लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, यानी कि जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैप में आप देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी। भारत का नक्शा है, दिख रहा है आपको। ये 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, यहाँ पे हड़प्पा पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता जो है। राखीगढ़ी, कालीबंगा यहाँ है। कमवेरी वाला यहाँ पे है। सिंधु नदी ये आगे जाके बन जाती हैं सभी नदियाँ मिलके। मोहनजोदड़ो ये है, ठीक। और धौलावीरा और सुरकोत्ता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लोथल है गुजरात में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मानचित्र में कहाँ पे है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये देखिए स्नानागार जो अभी दिखाया था आपको, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया था। देखिए दो तरफ से सीढ़ियाँ, इस तरफ से इस तरफ से, कितने अच्छे तरीके से ईंटों से ये बनाई गई थी। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ बनाई गई है, जिससे आप लोग देख के लग सकता है कि ये पुराने समय में कैसे बनाया गया होगा। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। अब इसको पढ़ते हैं कि भवन कैसे थे वहाँ के, नाले कैसे थे और नगर यहाँ पे सड़कें कैसी थी। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई देख लीजिए किस तरीके से की गई है, कितने अच्छे तरीके से, कितनी मजबूत तरीके से की गई है एक दूसरे के ऊपर। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जैसे इस समय भी आपको देखने को मिलता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। सेम चीज़ जैसे अब यूज होती है ना, वो सोचिए कि 4,700 वर्ष पहले वो सारी चीज़ें सब करते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। मेन होल होगा तभी तो वहाँ पे जो गंदगी बैठेगी जाके फंसेगा कुछ, तो उसको साफ करेंगे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ऐसा नहीं कि घर बन गया नाले बाद में बन रहे हैं। सारी चीज़ें, अगर घर बन रहा है उसी समय सड़कें बननी हैं, उसी समय नाले बनने हैं, जिससे क्या होगा कि सारी व्यवस्था एकदम सही होगी। अब के टाइम क्या होता है, घर बन गए, नाले बाद में बन रहे हैं, उसके बाद सड़क बन रही है, या फिर सड़क पहले बन जा रही है, फिर उसको खोद के नाले बनाए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें व्यवस्था खराब हो जाती है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। आपको पहले अध्याय में मैंने पढ़ा है उसको, वहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नगरीय जीवन कैसा था आरंभिक नगर में? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे।
ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि वो अधिकार करते थे उस क्षेत्र पे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से, मनकों मतलब जो मणियाँ होती हैं, सोने चांदी के से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी कि लिखने वाले, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, जो मुहर होती थी, जिस पे जो छाप होती थी उस पर तो लिखते ही थे, कुछ निशान बनाते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। जो जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े का हो गया टुकड़ा या फिर ताड़पत्र हो गया, वो तो नष्ट हो जाएगी समय के साथ, लेकिन मनके जो हैं वो बचे रह गए धातु के होने की वजह से। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यह वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे, जिन्हें यहाँ पे देखिए कुआं दिखाई दे रहा है आपको, इसको देख लीजिए। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर हड़प्पा की मुहर। अभी दिखाता हूँ मैं, ये कुआं दिख रहा है आपको, ये सड़क है, उसके बगल में देख लीजिए नाला ही है दोनों तरफ, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से व्यवस्था थी। अब ये देखिए मुहर है, आपके खिलौने हैं। अब आता है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब ये देखिए क्या है, पत्थर के बाट हैं जिससे वजन तौला जाता था। अब देखेंगे वो लोहे का बन के आता है। अब तो ऑटोमेटिक आ गया है, इलेक्ट्रिक आ गया है, सारी चीज़ें। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। देखिए ये मनकों से बनाया गया है धातु आभूषण, ये धातु से, सोने चांदी से बनाए गए हैं। ये फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार जो भी दिखाया मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपको पृष्ठ पे दिखाएंगे अभी। अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग हुआ था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? सीधी सी बात है, वहाँ पे धातु का तो उपयोग हुआ था, लेकिन पत्थर के बाट नहीं थे, वहाँ पे बनाए गए थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, यानी उसको ढका जाता था उससे। पकी मिट्टी या तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। अब यहाँ पे फेयंस दिखाऊंगा मैं अभी आपको आगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने में खास प्रशिक्षण लेते हैं और महारत हासिल कर रहता है उनको। जैसे पत्थर तराशना, सब तो तराश नहीं पाएगा, उसको बाट नहीं बना पाएगा या उस पर नक्काशियाँ नहीं कर पाएगा। कुछ विशेषज्ञ होते हैं उसके लिए भी। मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, यानी जो बनाते हैं आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह कोई आम तरीका तो आदमी तो कर नहीं सकता, या किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष रहे होंगे। फेयंस देखिए, इसके बारे में मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर शंख को आप पीस दी तो उसमें से हल्का चमक आएगी, और उसके साथ पत्थरों को पीस दिया जाता तो उसको गोल से आकार देकर इस तरीके से बनाया जाता था।
इसको फेयर्स कहते हैं। कच्चे माल की खोज में, अब लोग कच्चे माल की खोज भी तो करते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हों या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई के बाद उसको कपड़े के रूप में तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर से भी आयात करते थे, लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये पत्थर पे इस तरीके से बनाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्र को देखो, एक खिलौना है जिसको और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए के वाहनों की जानकारी दी गई है? ठीक है, अब चलते पढ़ते हैं आगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो रह रहा है नगर में, उनको भोजन भी तो चाहिए। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के विशेष यहाँ पे अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वो खत्म हो गए होंगे समय के साथ लकड़ी के, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। आप सभी को पता है, जो भारत का वो एरिया था, वहाँ पे रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा तालाबों के रूप में, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये देखिए हल की तरह का खिलौना जो अभी आपको बताया गया। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को धौलावीरा दिखाया था ना। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा नगर ऐसा था जो 3 भागों में जिसको विभाजित किया गया था? तो धौलावीरा था। इसके हर हिस्से में के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने के बाद जो बनता छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह यहाँ पे दिखाया गया है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से नावें आती होंगी, यहाँ से माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस भवन में इन चीज़ों का निर्माण होता था। मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन का
मुहरबंदी, इसको देखिए क्या है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ढेर सारा सामान, अगर उसको चिन्हांकित नहीं करेंगे, आप क्या है, आप तो लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, लेकिन उसमें प्रिंट नहीं था तो मुहर बना के उस पर छाप मारा जाता था कि इसके अंदर अनाज कौन सा है जानने के लिए। थैलों को बंद करने के लिए के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे अभी भी होता है, सेम चीज़ वैसी चली आ रही है। आज भी मुहरों का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप सभी को पता है मुहरों का उपयोग, जैसे आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं ऑनलाइन, अगर वो बॉक्स खुला हुआ है तो आप उस चीज़ को नहीं लेते हैं। ठीक, समझ गए। सभ्यता के अंत का रहस्य, कैसे अंत हुआ उस सभ्यता का। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो सकता है। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता। भाई, बाढ़ तो हर जगह नहीं आ जाएगी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां बनाकर वहां पर जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे। कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। विशाल स्नानागार तो देखेंगे ही देखेंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है ऊपर चर्चा करने वाले हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पे, इसको भी देखना जरूरी है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4007 साल पहले होता था, 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई। ठीक, अन्य नगरों का विकास लगभग उसके 1400 साल बाद हुआ, लगभग 2500 साल पहले आज से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपका 1 सेकंड 2 सेकंड जाएगा। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करते ही एक ऑल नोटिफिकेशन का आएगा बटन, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।